हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज हमारी क्लास दूसरी है इंग्लिश की। आज हम फिर से देखेंगे PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहले आप हमारे परिवार से मिलिए। ये हमारा परिवार, जिसमें अनीस सर हमारे मैथ पढ़ाते हैं, चौरसिया सर हमारे SST पढ़ाते हैं, जायसवाल सर CDP पढ़ाते हैं, मैं खुद आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, अंकित सर आपको साइंस पढ़ाते हैं और अंजलि मैम आपको हिंदी पढ़ाती हैं। आइए थोड़ा हम अपने सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। सिलेबस में हम आज अपनी स्ट्रेटेजी देखेंगे कि मैं कैसे आपको पढ़ाऊंगी। देखिए, अपन लैंग्वेज में क्या पढ़ेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे। ग्रामर में जिसमें हम टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजंक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद मॉडल्स पढ़ेंगे। फिर अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच के बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस देखेंगे। वोकैबुलरी में हम आते हैं। वोकैबुलरी में हम क्या देखेंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, इडियम एंड फ्रेज देखेंगे, स्पेलिंग टेस्ट देखेंगे, वोकैबुलरी बेस्ड फिर क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन में हम अनसीन पैसेज देखेंगे, पैसेज विद क्वेश्चंस देखेंगे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, समरी राइटिंग देखेंगे। फिर राइटिंग स्किल्स आती है। राइटिंग स्किल्स में अपन क्या रहेगा, ऐसे राइटिंग रहेगा, लेटर राइटिंग रहेगा, एप्लीकेशन राइटिंग रहेगा, रिपोर्ट राइटिंग रहेगा और प्रिसिस राइटिंग रहेगा। लिटरेचर, लिटरेचर में हम प्रोज देखेंगे, पोएट्री देखेंगे, एथर और देयर वर्क्स देखेंगे, ठीक है, लिटरेरी टर्म्स देखेंगे और फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। हम अभी PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फिर जब हमारे पेपर के दिन जैसे ही नजदीक आ जाएंगे, कुछ टाइम बाद, जैसे अपन के सेवारथ जो शिक्षक हैं, उनकी एग्जाम डेट लगभग 40-50 दिनों के अंदर ही हो जाएंगे पेपर। ऐसा दिया गया है कि सितंबर लास्ट अक्टूबर तक में तो हो ही जाएंगे। उस समय हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। अभी हम PYQ में देख रहे हैं कैसे क्या क्वेश्चंस आता है, कैसे क्या सिलेबस है, कैसे हमें सिलेबस को पढ़ना चाहिए, कैसे हमें उसे जानना चाहिए। वर्ग 2 वर्ग 3 के हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, हमारी स्ट्रेटेजी तो आप जानिए। थोड़ी मोटिवेशनल क्वेट देख लेते हैं। देखिए, ये चीजें आपकी रहेंगी। सपना आपका रहेगा। आपने जो सपना देखा है, मेहनत भी आपकी ही रहेगी। इसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा, हमारा केवल मार्गदर्शन रहेगा। और फिर हम दोनों के, जो आप मेहनत करोगे और जो हम मार्गदर्शन देंगे, उसके बाद जो भी आएगा सफलता निश्चित है, ये हमारा रिजल्ट होगा। तो आपको भी मेहनत करनी है, मार्गदर्शन हमारा लेना है और आपको चूज करना है हमारा रिजल्ट बेहतर होगा कि खराब होगा। ठीक है, अब चलिए आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इट्स बर्थ वाज हेवन एटर्नल, इट्स स्टे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरेस्ट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड एटर्नल। हमें एटर्नल की जो सबसे आसपास की जो स्पेलिंग है उसको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि एटर्नल का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो ये लाइन लिखी गई है, जो ये इट्स बर्थ वाज हेवन एटर्नल इट्स स्टे, इसका मतलब होता है कि जो भी, मतलब यहाँ से कोई ऐसी चीज जन्मी गई है, स्वर्ग से शाश्वत होके आई है, जिसका अंत कभी नहीं हो सकता, अनंत काल तक वो रहेगी। जैसे कि हमारा नेचर, नेचर का जन्म हमारा भगवान के द्वारा हुआ है। एक हिसाब से कह सकते हो कि प्रकृति को भगवान ने ही दिया है, जिसका समय अनंत काल तक रहेगा। वो हमारे लिए बहुत ही सही साबित होती है, ऐसा है ना। तो इसी चीज का मतलब होता है। अब देखो, इटर्नल, इटर्नल का मतलब हम क्या कर सकते हैं, इटर्नल का मतलब होता है अनंत काल तक। क्या होता है, अनंत काल तक। ठीक, अब इसका मतलब जान लेते हैं। लास्टिंग का मतलब क्या होता है, बाउंडेड का मतलब क्या होता है, सीजिंग का मतलब क्या होता है और फ्लेटिंग का मतलब क्या होता है। तो लास्टिंग, लास्टिंग मतलब होता है लंबे समय तक रहने वाला। क्या होता है, लंबे समय तक रहने वाला। बाउंडेड, बाउंडेड का तो आपको पता होगा, जब किसी चीज को हमें करने की, काम करने का मन होता है और हमारे घर में हमारे कोई ऐसे टीचर होते हैं, फिर कुछ भी, तो हमें बाउंडेशन करते हैं। तो मतलब क्या होता है, सीमित करना होता है। मतलब हमें सीमित किया जा रहा है, या फिर बाउंडेड, क्या हो जाएगा, बाउंडेड, सीमित।
और सीजिंग का मतलब क्या होता है? एंड करना, मतलब समाप्त करना, समाप्त हो जाना। सीजिंग का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। और फ्लीटिंग, फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है? थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए। और जो ये कविता की एक लाइन है, इट्स बर्थ वाज हेवन, एटर्नल इट्स स्टे। ये हमारे इंग्लिश के प्रसिद्ध पोएट जो है हमारे, इसे किसने दिया है? जॉन क्लार्क ने दिया है। किसने दिया है? इस पूरे लाइन को, इस कविता को किसने लिखा है? जॉन क्लार्क ने लिखा है। ठीक। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है, स्पीक हैप्पीनेस बियॉन्ड द रीच ऑफ बुक्स। इसमें बताना है कि पार्ट ऑफ स्पीच बियॉन्ड को किस शब्द से डिनोट कर रहा है। बियॉन्ड हमारा क्या है? एडवर्ब है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि प्रीपोजिशन है? अब आप लोग बताओ, क्या लिखा है? स्पीक हैप्पीनेस बियॉन्ड द रीच ऑफ बुक्स। हमें बहुत खुशी हुई, हमें हमें बहुत खुशी हुई जो भी किताबों में लिखा है उससे ऊपर, जो भी किताबों में लिखा है उससे परे हमें बहुत खुशी हुई। ठीक। तो अब देखना है कि ये यहाँ पे ये क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच का किस पार्ट का है? बियॉन्ड जो है हमारा, इन दोनों में आपस में क्या सब बता रहा है? संबंध बता रहा है। हमें बहुत खुशी हुई जो कि जो किताब में लिखा है उससे ऊपर। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? जो। ठीक। तो अब देखो, अब बियॉन्ड के यहाँ पे क्या बता रहा है? तो मैंने आपको बताया था पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप्स के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं। एट टाइप के होते हैं। अब हमारा पहला क्या होता है? पहला तो आपको पता ही है, नाउन होता है। फिर दूसरा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तीसरा क्या होता है? वर्ब होता है। चौथा क्या होता है? एडवर्ब होता है। पांचवा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फिर छठा क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। नेक्स्ट क्या होता है? कंजक्शन होता है। फिर लास्ट क्या होता है? इंटरजेक्शन होता है। ठीक। अब देखो, नाउन का मतलब तो आपको पता है, जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन जो नाउन के रिप्लेस में आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। वर्ब, इन दोनों सब्जेक्ट, ये नाउन और प्रोनाउन जो भी क्रिया करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं वो वर्ब कहलाता है। तो वर्ब हमारा एक्शन को डिनोट करता है। वर्ब एडवर्ब क्या कहलाता है? जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। जो भी वर्ब की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक। अभी देखें प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमारे दो सेंटेंसों में संबंध बताता है। क्या किसे क्या क्या कहते हैं? संबंध सूचक। प्रीपोजिशन हमारा क्या कहलाता है? संबंध सूचक। और कंजंक्शन हमारा दो शब्दों को या दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ता है। और, बट, एंड, बट, बिकॉज, ये सब चीजें हमारे क्या कहलाती है? कंजंक्शन में आती है। इंटरजेक्शन हमारा क्या कहलाता है? फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। जैसे हम कह देते हैं ओ, वाओ, ये सारी चीजें हमारी किस में आती है? इंटरजेक्शन में। अब हमारा बियॉन्ड, बियॉन्ड यहाँ क्या कर रहा है? इस सेंटेंस को आपस में जोड़ने की, संबंध बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं बहुत खुश हुआ, जो किताब में लिखा है उसके परे थी ये मेरी खुशी, मैं बहुत खुश हूँ उसके परे। ठीक। तो अब देखना है इसका क्या होगा। तो बियॉन्ड हमारा किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। क्या बियॉन्ड किसी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है? नहीं, ये गलत है। वर्ब का क्या बियॉन्ड वर्ब का काम कर रहा है? क्या एक्शन डिनोट कर रहा है? नहीं। क्या बियॉन्ड हमारा किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी बता रहा है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बता रहा है? तो नहीं बता रहा। ये हमारा संबंध बता रहा, एक सब्जेक्ट से दूसरे, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग बताएंगे। while I cannot comment on this lived experience of others, ठीक, यहाँ पे हमें क्या बताना है, विच पार्ट ऑफ स्पीच इच द वर्ड, कमेंट को हमें बताना है कि कमेंट हमारा किस पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड्स को डिनोट कर रहा है। तो आप लोग बताओ। कैन नॉट यहाँ पे क्या बता रहा है, कैन नॉट, आई हमारा क्या कहला जाता है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। कैन नॉट हमारा क्या कहला रहा है, कैन नॉट हमारा कहला रहा है वर्ब, सॉरी, कैन हमारा क्या है, कैन हमारा है वर्ब। तो वर्ब के बाद जो भी आता है ये हमारी कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक। और फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं। कौन है ये, मेन वर्ब। तो कमेंट हमारा क्या डिनोट कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर ऑन दिस लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, ठीक। तो कमेंट करना, आपको पता है कमेंट करना मतलब क्या होता है, किसी को मतलब कुछ कहना, अच्छा बोलना, उसके बारे में बताना, तो कमेंट होता है। तो कमेंट यहाँ पे किस चीज को डिनोट कर रहा है, नाउन नहीं, एडजेक्टिव नहीं, वर्ब हाँ, एडवर्ब नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। इस कमेंट किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। तो आंसर किस क्या हो जाएगा, वर्ब का काम कर रहा है। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, placed below her pedestal to prevent being made to pull them out, ठीक। अब हमारा क्या बता रहा है, placed below her pedestal to prevent being made to pull them out, which of the following is nearest in meaning of the prevent। प्रिवेंट के आसपास की जो मीनिंग है वो हमें बताना है कि प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, और ये ऑप्शंस में दिए गए हैं उनमें से ऐसा कोई समान अर्थ वाला या उससे मैच करता हुआ ऐसा कोई वर्ड्स दिया गया है जिसके हमें बताना है। तो आप लोग अब जानो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है। तो क्या लिखा गया, प्लेस्ड ब्लो हर पेडिस्टल, मैंने उसे चबूतरे के नीचे रख दिया, उसे मजबूरन उसे खींचने की कोशिश की जा रही थी, मैंने उसे रोक दिया। तो प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना, क्या होता है, स्टॉप करना है। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, क्या होता है, रोकना। पेडिस्टल मतलब जो हमारे पैरों के नीचे, मतलब जिसमें हम पैर रखते हैं, फिर चबूतरा कह सकते हो। तो उसके नीचे मैंने उसे छुपाया, उसे रखा, क्योंकि उसे पुल, उसे मतलब मजबूरी में उसे वो खींचने की कोशिश की जा रही थी। तो मैंने उसे ऐसा करने के बाद मैंने उसे रोकने की कोशिश की है। तो यहाँ पे प्रिवेंट का मतलब सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या होता है, सपोर्ट मतलब होता है सहायता करना, सपोर्ट मतलब सहायता करना, ठीक। ब्लॉक मतलब क्या होता है, ब्लॉक मतलब होता है रोकना। एडवांस मतलब क्या होता है, एडवांस मतलब होता है आगे बढ़ना। इंकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। इंकरेज मतलब क्या होता है, प्रोत्साहित करना। हम आपको पढ़ा के, अच्छा पढ़ा के आपको एग्जाम निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आपको क्लास पसंद आ रही हो तो आप लाइक करके, सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके हमें प्रोत्साहित कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ठीक है। बताइएगा कमेंट में मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या गलतियाँ हो रही हैं, इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है, सच अपॉर्चुनिटीज वेयर वर क्लोज टू मी बाय वर्च्यू ऑफ माई सरकमटेंस। अब देखो, सच अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या होता है, हमें जब अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वर क्लोज टू मी, मेरे ही कारण बंद हो गया, मुझे एक अवसर मिला था जो मेरे कारण ही बंद हो गया। तो बाय वर्च्यू एक ऑफ एक फ्रेजल वर्ब होती है, कौन सी होती है, फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब होती है।
माई सरकमटेंस, मेरी परिस्थिति के कारण, मेरे पास आया हुआ मौका मेरे हाथ से निकल गया या फिर बंद हो गया, मेरी ही कारण। तो अब हमें ये बताना है कि वर्च्यू यहाँ पे किस पार्ट ऑफ स्पीच के किस किस वर्ड से डिनोटेड हो रहा है। तो आप लोग बताओ। अब देखो यहाँ पे वेर का है, वर क्या किस चीज का काम कर रहा है, यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का, सॉरी हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और क्लोज्ड हमारा किस काम का कर रहा है, ये हमारा कर रहा है मेन वर्ब का। अब आप लोगों ने एक चीज सोची होगी कि वर है, वर हमारा जो होता है वाज और वर, वो पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है। किस चीज का सेंटेंस है ये, पास्ट कंटिन्यूअस का। उसके बाद भी वर्ब कौन से फॉर्म में आती है, वी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी के फॉर्म में आती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म पे वर्ब दिया गया है। तो ये हमारा सेंटेंस कैसा है, ये हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिखा गया है। कैसा सेंटेंस है हमारा, कि पैसिव वॉइस में लिखा है, ये है कि मेरी परिस्थिति के कारण मेरे द्वारा किया गया काम मेरे 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 हाथों से एक अवसर को छूटा दिया, ठीक, छूट गया, मेरे हाथों से एक अवसर छूट गया मेरी परिस्थिति के कारण, मेरे किए गए काम के कारण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, टू, टू हमारा किसका काम कर रहा है, टू हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। उसके बाद बाय भी हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ऑफ भी हमारा प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो देखो हमेशा एक बात हमेशा याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है। जो भी मतलब कि प्रीपोजिशन का जो भी वर्ड होगा उसका ऑब्जेक्ट हमेशा, उसके बाद आया हुआ नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, वो हमेशा नाउन होगा कि प्रोनाउन होगा, क्या होगा, नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब आप लोग बताओ कि बाय, बाय हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, तो वर्च्यू हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब तो होगा नहीं, क्योंकि उसके पहले हेल्पिंग वर्ब या फिर कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता, पर ऐसा कुछ नहीं है, प्रीपोजिशन है। एडवर्ब भी नहीं होगा क्योंकि वर्च्यू हमारी किसी वर्ब की क्वालिटी नहीं बता रहा है। एडजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि वर्च्यू हमारा किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी नहीं बता रहा है। यहाँ पे वर्च्यू हमारा किस को फॉर्म कर रहा है, नाउन को फॉर्म कर रहा है। सरकमटेंस मतलब होता है परिस्थिति, क्या होता है, देख, अब बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है कारण, के कारण। अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसर, क्या होता है, अवसर, ठीक। क्लोज मतलब होता है बंद करना। आई होप सो आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। अब हमारे आते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू लर्निंग अ लैंग्वेज। हमें अपने भाषा को सीखने के लिए, हमें अपने भाषा को सीखने के लिए इसमें से कौन सा सेंटेंस है जो सही है, जिसके द्वारा हम भाषा को सही तरीके से हम सीख सकते हैं, या फिर शुरू शुरू में जब हम भाषा सीखते हैं तो कौन सा ऐसा टाइप है जिसके द्वारा हम भाषा को सही तरीके से और शुरू शुरू में सीखते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब ये है। अब आप हमें बताइए क्या लिखा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है मदर टंग शुड नॉट बी यूज एट ऑल बाय द लर्नर्स। क्या हमारी मातृभाषा हमारे भाषा को सीखने के लिए उपयोगी नहीं होनी चाहिए। क्या आप लोग बताइए कि सही है। अगर हम शुरू शुरू में कोई भाषा सीखते हैं, अब भाषा सीखने की बात आती है, तो क्या हमारी मातृभाषा हमें सीखने से रोकती है, क्या हमें उसको नहीं अपनाना चाहिए। गलत है, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, नॉलेज ऑफ मदर टंग इज एन इन इंटरफेरेंस रेदर देन फैसिलिटेटर, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमारी मातृभाषा हमारे ज्ञान के लिए या हमारे भाषा सीखने के लिए बहुत ही उपयोगी है या बहुत ही सही मानी जाती है, ऐसा है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑफ मदर
टंग इज एन रेफरेंस इंटरफ्रेंस रेदर देन फैसिलिटेटर। मतलब कि मातृभाषा जो है एक फैसिलिटी के रूप में उपयुक्त होती है, बाकी हमारे भाषा को एकदम वो नहीं है, ये हम इसे फैसिलिटी के लिए अपने मतलब जनरल नॉलेज के लिए यूज कर सकते हैं, फैसिलिटी के लिए। क्या ये सही है? केवल हमारी मातृभाषा केवल एक फैसिलिटी है? हमारी मातृभाषा ही हमारे कंटिन्यू होती है, हम कहीं गाँव वाँव जाते हैं तो हमारे मुंह से हमारी जो हमने बचपन से शुरू से हमेशा से बोलते आ रहे हैं, हमारे मुंह से वही लैंग्वेज ही निकलेगी। ठीक, तो ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है, तो ये भी गलत हो गया। फिर तीसरा क्या कह रहा है, द नॉलेज ऑफ मदर टंग इज हेल्पफुल। हमारी मातृभाषा हमें भाषा सिखाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है, ये बात सही है। अब चौथा है नॉन ऑफ दिस गिवन ऑप्शन, इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, what types of questions are asked to promote thinking skills in children। ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या कह रहा है कि अगर हम किसी बच्चे से कोई भी क्वेश्चन उसकी कौशल या उसकी समझ को जानने के लिए हम उससे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कैसे वो कैसे वो हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का वो उत्तर दे सके। आइए बताते हैं। इसका पहला है, क्या हमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्या हमें केवल प्रश्न उत्तर फैक्ट वाले क्वेश्चन ही पूछने चाहिए जिसमें फॉर्मूलाज हो या कोई ऐसा ट्रिक हो? नहीं, ऐसे क्वेश्चन हम बच्चों से नहीं पूछ सकते। हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए बच्चों से जिससे वो अपनी समझ के अकॉर्डिंग वो हमें आंसर दे सके, तो ये हमारा गलत हो गया। क्लोज्ड इंडेड क्वेश्चंस, क्या हमें बंद और खुले क्वेश्चंस ही पूछने चाहिए नॉर्मली, यस या नो के फैक्ट में पूछने चाहिए? नहीं। क्या हमें क्या हमें बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे वो अपना रिस्पॉन्स अपने पर्सनल वे पे अपने पर्सनल सोच के अकॉर्डिंग दे सके? पर्सनल रिस्पॉन्सेस क्वेश्चन, यस। हमें ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछने चाहिए जिसका उत्तर वो अपने समझ के अकॉर्डिंग हमें दे सके। ठीक, चौथा क्या है हमारा, नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक, इसका मतलब होता है क्या इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ही इज वेलकम टू कम अलोंग, यहाँ पे डैश ही बिहेव्स इन हिमसेल्फ। यहाँ पे हमारे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं या कह दो मतलब संबंध बताए गए हैं कि इसके अलावा यहाँ पे कौन सा ऐसा कोई शब्द आएगा जिससे हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो सके। ही वेलकम टू कम अलोंग, उसका स्वागत है हमारे यहाँ, अगर यदि वो अच्छे से बिहेव करता है। इफ, यदि वे सही से बिहेव करेगा तो वो यहाँ आ सकता है। ठीक है ना, प्रोवाइडेड डेट ये कंडीशन को शो कर रहा है एक हिसाब से, यदि इफ को डिनोट कर रहा है। प्रोवाइडेड डेट मतलब क्या होता है, इफ। ये इफ को डिनोट कर रहा है या फिर कंडीशन को डिनोट कर रहा है। येट मतलब होता है तथापि, क्या होता है, तथापि। स्टिल मतलब होता है जल्दी नहीं, स्टिल करो, जल्दी करो, रेगुलरिटी होती है एक हिसाब से। नेवर द लेस कह सकते हो के सेंस में, कंटिन्यूएशन के सेंस में कह सकते हो। क्या सकते हो, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन के सेंस में कह सकते हो। फिर देखो एक डिस्पाइट होता है, डिस्पाइट के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है, कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है। ये डिस्पाइट ऑफ नहीं होता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आएगा। इसका मतलब होता है के बावजूद। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, के बावजूद। ठीक, तो यहाँ पे हमारा डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता। तो आप लोग बताओ, इफ वेलकम टू कम अलोंग बी बिहेव्स हिमसेल्फ, अगर वो स्वयं के अगर उसके बिहेवियर अच्छा रहा, तो यदि उसका बिहेवियर अच्छा रहा तो उसका स्वागत है, वो यहाँ आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा डिनोट होगा, प्रोवाइडेड है। यदि उसका बिहेव अच्छा रहा तो उसका यहाँ स्वागत है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द CALP स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इन लैंग्वेज टीचिंग। CALP का मतलब बताना है कि CALP मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। हमारी भाषा को या हमारे पढ़ाने की भाषा को सीखने के लिए, है ना, तो लैंग्वेज के जैसे कि स्कूल में सब्जेक्ट के लैंग्वेज को समझना, एकेडमिक राइटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए CALP का एक रिलेशन बताया गया है। अब हमें बताना है कि CALP का फुल फॉर्म क्या होता है। CA का मतलब क्या होता है, C का मतलब क्या होता है, A का मतलब क्या होता है, L का मतलब क्या होता है, P का मतलब क्या होता है। इसे एक पोएट ने वो क्या नाम है उसका, जिम चमिन्स ने लिखा है, इसको इसके बारे में दिया है। इन्होंने लैंग्वेज लर्निंग को एसोसिएट किया है। जिम क्यूमिंग में बताया है, च्यूमिंग ने, कि आप लोग बताओ कि इस मतलब CALP को एक लर्नर भाषा के फ्रेम में डिनोट किया है। तो आपको बताना है कि CALP का मतलब क्या होता है। सी का मतलब होता है संख्यात्मक, मतलब होता है, और एकेडमिक का मतलब होता है शैक्षिक, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, और प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कि क्षमता। ठीक है ना। सही तरीके से हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो क्या इसका एकेडमिक असिस्टिंग, नहीं, यहाँ पे असिस्टिंग आ गया तो ये तो गलत हो गया। कॉग्निटिव एडाप्टिव लैंग्वेज प्रोफेंसी, एडाप्टिव नहीं। क्यूमुलेटिव एडवांटेज लैंग्वेज प्रोफिएंसी, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिएंसी, यानी हमारा संख्यात्मक होना चाहिए, शैक्षणिक होना चाहिए, भाषाई होना चाहिए, और उसकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए। ठीक, तो CALP का ये फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है जिसे जिम च्यूमिंग ने दिया था। अब हमारे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, व्हाट इज मेंट बाय पार्शियली इंटरेक्शन। अब हमें बताना है कि जो पार्शियली इंटरेक्शन है इसका हमारे मतलब क्या होता है। क्या फेस टू फेस कन्वर्सेशन होता है, क्या हम आमने सामने बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है, या फिर पब्लिक स्पीच अंडरस्टूड और नॉट फ्रॉम द ऑडियंस फेस, मतलब ऑडियंस को फेस नहीं करना पड़ता, फिर भी पब्लिक में स्पीच देने की समझदारी होनी चाहिए, ना कि ऑडियंस को फेस करने की। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग स्पीच, रिकॉर्डिंग स्पीच होती है क्या, फॉर आ रेडियो, रिकॉर्डिंग स्पीच फॉर आ रेडियो, क्या लिखा है, ब्रॉडकास्ट। क्या हमें ब्रॉडकास्ट में जनरली नॉन इंटरेक्टिव, हमें नॉन इन लोगों से इंटरेक्ट नहीं होना है, बस ऐसे नॉर्मली रिकॉर्ड करके स्पीच दे देनी है। ऑफ ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सही है। आप बताओ, पार्शियली इंटरेक्शन का मतलब होता है कि पब्लिक में स्पीच देना है, हमें अपने समझदारी के अनुसार, हमें अपने समझदारी के अनुसार अपने पब्लिक में स्पीच देना है, ना कि ऑडियंस को फेस करके। ठीक, हमें ऑडियंस को फेस करिए एकदम आंखों में आंखें मिला के जरूरी नहीं, हम अपने समझदारी के अनुसार हम पब्लिक में अपनी स्पीच देते हैं, हमें जो अंतर से बातें आती हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, फेस टू फेस कन्वर्सेशन ये गलत है, ये डायरेक्ट इंटरेक्टिव का पार्ट हो जाता है। किसका पार्ट हो जाता है, डायरेक्ट इंटरेक्टिव का पार्ट हो जाता है। ठीक, फेस टू फेस हमारा डायरेक्ट इंटरेक्टिव का पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये तो आपको बता दिया कि पार्शली इंटरेक्शन का पार्ट हो गया, और जो रिकॉर्डिंग स्पीच फॉर आ रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, ये हमारा नॉन इंटरेक्टिव का पार्ट होता है। किस चीज का पार्ट होता है, नॉन इंटरेक्टिव। अब हमारा आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सब हमारे ना पेडागोजी के क्वेश्चन है अभी तो, जो मैंने एक पहले भी करा है और एक अभी भी करा है, ये हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन कहलाता है। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। हमें जब हम बोलते हैं तो हमारा किस टाइप के सिचुएशन में हमें सामने से बोलना चाहिए।
कैसे कैसे टाइप हमें आने चाहिए, कि हम जब सामने से बोलते हैं तो हम फेस टू फेस भी बोल सकते हैं, पब्लिक में जाके अपने अंतर जो भी हमें अपनी समझदारी से हम बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऑडियंस को फेस करें। तीसरा, हम रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग ब्रॉडकास्ट में भी बोल सकते हैं। तो इसमें हमारी सारी चीजें होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ स्पीकिंग सिचुएशन। हमें बोलते समय हमारी कौन कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए। तो क्या हमें इंटरेक्टिव होना चाहिए, फेस टू फेस होना चाहिए, यस। पार्शियलिटी इंटरेक्टिव, यानी हमारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के अनुसार हम बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम ऑडियंस को फेस करें या फिर उन्हें आंखों में आके मिला के बोले। ठीक। अब आता है नॉन इंटरेक्टिव, या तो हम चाहे तो अपने बोलने का तरीकों को हम रिकॉर्ड करके भी बोल सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। क्या सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे? ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, इसके सारे ऑप्शन सही होंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अब बताइए, स्किल्स के बारे में आ गया क्वेश्चन। आप लोग बताइए स्किल्स कैसी होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिसेप्टिव स्किल्स। हमें रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी हमारे अंदर होती है? रिसेप्टिव स्किल्स होती है और एक प्रोडक्टिव स्किल्स होती है, ठीक है ना। स्किल्स वैसे तो दो तीन प्रकार की होती है, मतलब दो प्रकार की होती है वैसे तो। एक रिसेप्टिव स्किल्स होती है और एक प्रोडक्टिव स्किल्स होती है। रिसेप्टिव स्किल्स वो कहलाती है जिसे हम रिसेप्ट करते हैं, मतलब रिसीव करते हैं, जिससे रीडिंग करके हमारे दिमाग को मिलता है। पढ़ने, अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम इसे रिसीव करते हैं, हमारे दिमाग में आता है। लिसनिंग, अगर हम किसी की बात को सुनते हैं तो हमारे दिमाग को सुनाई देता है। अब प्रोडक्टिव मतलब होता है जब हमारे द्वारा किसी को कुछ कही गई बात है, जैसे हम स्पीक करते हैं तो हम बोलते हैं, तो हम अपने दिमाग से कोई भी चीज हमारे दिमाग में आती है तो स्पीकिंग कहलाती है। राइटिंग, अगर हम लिखते हैं, किसी को अपनी बात लिख कर बताते हैं तो हमारे प्रोडक्टिव कहलाता है। तो क्या होती है? एक रिसेप्टिव होती है और एक प्रोडक्टिव होती है। रिसेप्टिव और होता है, कौन कौन सी होती है? एक रिसेप्टिव होती है और एक प्रोडक्टिव होती है। ठीक। अब रिसेप्टिव में मैंने आपको क्या क्या बताया? रिसेप्टिव में मैंने आपको बताया कि जो चीज अपन रिसीव करते हैं, जैसे अपन रीडिंग करते हैं तो हमें बुक से तो कुछ समझने को और सुनने को मिलता है। और दूसरा हम क्या करते हैं? दूसरा हम लिसनिंग करते हैं, जब हम कोई चीज मतलब सुनते हैं तो उसका मतलब होता है। अब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है? स्पीक, हम किसी को अपने द्वारा कोई भाषा जैसे बोलते हैं तो स्पीकिंग हो गया। क्या हो गया? स्पीकिंग हो गया। फिर दूसरा मैंने आपको क्या बताया? राइटिंग बताया। अब यहाँ पे देखो क्या क्या दिया गया है। रीडिंग बताया गया है, मतलब रिसिप्ट में रिसिप्ट करते हैं, रीड करके भी करते हैं, राइटिंग करके भी करते हैं। और फिर चौथा है, तीसरा है स्पीकिंग, बोलकर या वॉकिंग। अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, ये वॉकिंग अलग तरीके से ही आ गया। क्या चलकर हम किसी भाषा को करते हैं? वैसे तो ये हमारा प्रोडक्टिव में आता है स्पीकिंग, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। जैसा हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है तो हमारे यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉकिंग। मैं हम भाषा को किसी भी प्रकार से सुन के, बोल के, पढ़ के, कह के तो बता सकते हैं, पर चलना हमारा कोई भाषा के अंतर्गत नहीं आता। यह हमारा रीडिंग स्किल्स के अंतर नहीं आता, मतलब भाषा के अनुसार नहीं आता। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉकिंग। ठीक। अब हमारे आते हैं, अब अपन आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट आंसर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये भी हमारा पेडागोजी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड्स लैंग्वेज लर्निंग इन बबलिंग पीरियड्स व्हाट डज द चाइल्ड फोकस ऑन। जब बच्चा मतलब बबलिंग में होता है, जब बोलता है माँ, बा, दा, ये सब क्या होते हैं? बबलिंग स्टेज होती है। जब बबलिंग स्टेज में चाइल्ड डिफरेंट साउंड को रिपीटली करता है, प्रोटेक्ट करता है, बार बार उसी को रिपीट करता है, जैसे बाबा बोल दिया, मामा बोल दिया, दादा बोल दिया। इस स्टेज में हम चाइल्ड की प्राइमरी साउंड को मतलब प्रोडक्ट करते हैं कि प्राइमरी साउंड, ये प्राथमिक शब्द होते हैं उसके मुंह से निकले हुए, जब बच्चा बबलिंग करता है या फिर बच्चे मतलब अपने शब्दों को रिपीट करता है। तो यहाँ पे अपन का क्वेश्चन क्या बोल दिया गया है? अकॉर्डिंग टू चाइल्ड लैंग्वेज लर्निंग इन बबलिंग पीरियड व्हाट डज द चाइल्ड फोकस ऑन। अब आप ऑप्शन बताओ। क्या बच्चा स्ट्रेस में रह के कोई काम करता है? नहीं, स्ट्रेस और फोकस तो इसके दिमाग में ये सारी चीजें आती ही नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है, साल डेढ़ साल का,
जो बच्चा होता है उसके दिमाग में ये सब चीजें होती ही नहीं है। ठीक। आ सेंटेंस फॉर्मेशन, वो सेंटेंस को फॉर्मेशन करना सीख जाता है? नहीं। अ वर्ड यूज्ड, अ फ्रेज, वो फ्रेज मतलब किसी भी फ्रेज क्या कहलाता है? एक होता है सेंटेंस में दो होते हैं, एक क्लॉज होता है, एक फ्रेज होता है। क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है और फ्रेज हमारे मुहावरे हो जाते हैं, कुछ शब्द मतलब पूर्णतः नहीं होते हैं। जैसे आपको मैंने अ ब्लेसिंग डिस्गाइज करवाया था, वो हमारा मुहावरा था, वो हमारा फ्रेज के अंदर आता है। तो ये क्या फ्रेज करना बच्चा सीखता है? नहीं। कंटिन्यूअस और रिपीटिव अटरेंस ऑफ साउंड, वो कंटिन्यूअस एक ही शब्द को बार बार बोलता है और उसको रिपीट करता है। ठीक। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग, ये भी हमारा पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? इन द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज अ टीचर फोकस ऑन, मतलब कि डायरेक्ट मेथड बताना है टीचर का भाषाई रूप में कि टीचर का फोकस किस लैंग्वेज में होना चाहिए। मदर टंग, क्या उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए? नहीं। जब टीचर कोई अपनी जब आपको टीचर पढ़ाता है तो उसको अपनी मातृभाषा का फोकस नहीं करना है कि मेरी मातृभाषा ये, सारे राज्य की, सारे स्टेट की अलग अलग मातृभाषा होती है ना? तो हम अपने मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे। डायरेक्ट ये प्राइमरी फोकस नहीं होता है। ठीक है। अब हमारा तीसरा क्या आता है? ग्रामर। ग्रामर तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ट्रांसलेशन होना चाहिए, सारी चीजें, पर वो पढ़ाने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? डायरेक्ट मेथड टीचिंग का लैंग्वेज पूछा गया कि पढ़ाने की भाषा क्या होनी चाहिए। क्या हमारा चौथा क्या बोल रहा है? सेंटेक्स, क्या हमारा सेंटेक्स होना चाहिए? मेन फोकस नहीं, मतलब मेन फोकस नहीं होना चाहिए, नॉर्मली हमारा होना चाहिए बट इतना ज्यादा नहीं। तो क्या बोलते हैं? चौथा क्या तो हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या बोल रहा है? टारगेट लैंग्वेज। हाँ, टीचर को हमेशा अपने सब्जेक्ट को, अपने भाषा को, अपने पढ़ाने के तरीके की स्किल्स को एक टारगेट रख के करना चाहिए कि हमें बच्चों को ऐसे टारगेट में पढ़ाना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ाना है, ये टारगेट है मेरा, इतने दिनों तक ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What is the most important principle of teaching English to be kept in mind by the teacher? अब हमें अपने टीचर के बारे में, टीचर के दिमाग के बारे में बताना है कि वो टीचिंग इंग्लिश, अगर वो इंग्लिश पढ़ाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके मतलब कैसे भाषा को, मतलब किस हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए, क्या करके कैसे सही से पढ़ाना चाहिए। ठीक। मतलब लैंग्वेज को इफेक्टिव तरीके से सीखने के लिए टीचर को रियलिस्टिक एंड मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। कैसी? टीचर को पढ़ाने, अपने भाषा को पढ़ाने के लिए इफेक्ट वाली भाषा, मतलब सीखने के लिए एक प्रभाव होना चाहिए टीचर को, उसमें एक रियलिस्टिक होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, सिचुएशन सही तरीके से क्रिएट होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट को सही तरीके से समझ आ सके। टीचर को हमेशा ऐसा पढ़ाना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में सारी बातें जा सके। ठीक। अगर एक एग्जांपल ले लें, अगर क्लास में कोई बोले एट द मार्केट, सिचुएशन क्रिएट करे तो स्टूडेंट को बाय और सेलर का कन्वर्सेशन करवाएं कि एट द मार्केट मतलब कि मार्केट में कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है, तो इस सब चीज़ों का हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना? तो टीचर्स को ऐसे हमेशा अपने पढ़ाना चाहिए जिसमें रियलिस्टिक भी हो चीज़ें, बड़ मन गढ़न कोई भी चीज़ ना हो, मीनिंगफुल हो, शब्दों का अर्थ भी हो, और सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ों को सही तरीके से क्रिएट करना चाहिए। तो चलिए आइए हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। फिर क्या बोलता है? पहला, क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन, एक्सीलेंट लेसन प्लानिंग, मोटिवेशन टू स्टूडेंट फॉर लर्निंग, सिलेक्ट एंड ग्रेडेशन। देखिए, सिलेक्ट एंड ग्रेडेशन भी होना चाहिए, सूचीबद्ध भी होना चाहिए। क्या इसके लिए पर्याप्त ऑप्शन है? चलिए आगे भी देखते हैं। मोटिवेशन ऑफ टू स्टूडेंट फॉर लर्निंग, हाँ, स्टूडेंट को मोटिवेशन तो देना चाहिए, ये बात सही है, पर हर समय मोटिवेशन भी काम नहीं आता। अगर बच्चों के अंदर जुनून नहीं होगा कि हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो हम मोटिवेशन देंगे, वो 2 मिनट 4 मिनट उनके दिमाग में रहेगा, फिर उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, टीचिंग में फैक्टर है, बट लैंग्वेज के यूज करने के कॉन्टेक्स्ट से ये सही नहीं है। ठीक है ना? उसके एक्सीलेंट लेसन प्लानिंग, हाँ, लेसन की प्लानिंग होनी चाहिए, क्वेश्चंस को कैसे क्या हमें डील करना है, कैसे क्या बच्चों को पढ़ाना है, पर इससे भी एक चीज सही होती है कि हमें क्रिएट अप्रोप्रिएट
सिचुएशन। हमें पहले लैंग्वेज को सही तरीके से मीनिंगफुल सही शब्दों में बताना चाहिए, उसको कैसे क्या यूज करना है, अपना एक सिचुएशन को देखना चाहिए कि बच्चे किस माइंड में किस सिचुएशन में, उन्हें अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन्हें सही प्लानिंग के अकॉर्डिंग मोटिवेशन देके सारी चीज़ों को लाइन पे लाना चाहिए, एक सूची बताना चाहिए, एक इंडेक्स बताना चाहिए, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें आती है। तो इसमें से सब है तो सारे आंसर्स है, बट इसमें सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन है। अब बताइए आप लोगों को कैसा लगा। आज का है हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं और कितने बेहतर तरीके से इस क्लास को प्रेजेंट कर सकूं आपके सामने। अभी मैं PYQ करा रही हूँ, आप लोग रफ और पेन लेके रखा करिए, जो भी कॉन्सेप्ट में बताती हूँ उसको आप नोट किया करिए। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेडागोजी के भी करवाए हैं और बहुत सारे ग्रामर के भी करवाए हैं। ग्रामर में अभी मैं थोड़ा बेसिक भी ले रही हूँ और सारी चीज़ों को बेसिक तरीके से भी बताती हूँ, जितना मुझसे हो पाता है मैं सारी चीज़ें सोचती हूँ कि एक क्वेश्चन में कवर कर सकूँ। तो आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों को जैसी भी क्लास लगी हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा परिवार है, आप हमारे परिवार का सपोर्ट करिए, हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। थैंक यू सो मच।